हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट, जो दोस्तों 10th 12th और ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैं 2021 के लिए मैं लाया हूं और आप लोगों को रटना नहीं, ऑब्जेक्टिव समझना ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए लिखा हूँ कि सबसे पहले नंबर बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और क्या समझिएगा, कैसे समझिएगा, वो भी आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात मैं अम्ल के बारे में चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट कराऊंगा। तो यदि आप लोगों को बोर फील होगा तो भी आप लोग पूरा देखिएगा, क्यों? क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ पूरा के पूरा क्लियर बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले नंबर बात मैं बताता हूँ अम्ल के बारे में। तो चलिए अम्ल पर हम लोग बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर आप लोग अच्छा से ध्यान से सुन लेते हैं तो मैं आप लोग को मैं जब सेट मरवाऊंगा तो उसमें आप लोग स्वतः मारते चल जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी कि नीला, तो नीला को कर देगा लाल। क्या कर देगा? लाल। याद रखिए कैसे, तो लास्ट में यहाँ पर ध्यान दीजिए, लास्ट में यहाँ पर ल है तो उधर फर्स्ट में ल हो जाएगा। तो अम्ल तो लाल, अम्ल जो है लाल बना देगा, मतलब नीला को लाल बना देगा। ठीक है, बात समझ गए? और यह जो है जल में घुलने पर H पर प्लस आयन देता है। क्या देता है? H पर प्लस आयन, इस प्रकार का। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। H पर प्लस आयन कौन देता है? तो अम्ल देता है। उसके बाद ध्यान देना है आप लोगों को, प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल जो है जल में पूर्णतः क्या होता है? आयनित होता है। और आगे की ओर बात होता है क्या? प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि जल में पूरा के पूरा घुल जाना। ठीक है, उसका दुर्बल अम्ल जो है जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि थोड़ी मात्रा में वो जो है उसमें घुलेगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अम्ल के बारे में। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और बात जान लेते हैं भस्म के बारे में। अब दोस्तों, भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है। अब हम लोग जानेंगे भस्म के बारे में। भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है, और इसके साथ जान लेना है कि भस्म जो है लाल को नीला बनाता है, लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है। ठीक है, अम्ल जो था लास्ट में लाल बनाता था, और ये जो है लास्ट में नीला बनाएगा। इसी प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव में पकड़ लीजिएगा। अब जो है क्या कह रहा है कि भस्म जो है, देखिए अम्ल जो था जल में घुल करके H पर प्लस आयन देता था, और भस्म जो है OH पर माइनस आयन देता है। OH पर माइनस आयन देता है, यानी कि OH हुआ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। अब जो है जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। जो भी जल में विलेय हो जाएगा, मतलब कि जो भी भस्म जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसको हम लोग क्षार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। फिर उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, सो बात ध्यान दीजिएगा। सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, सो बात समझिए। देखिए, इसको हम बी लिख दिए, मतलब समझ जाना है कि भस्म है। ठीक है, तो ये भस्म जो है, मान लीजिए आ जाए कि भस्म जो है यह जो पूर्ण रूप से जल में घुल भी सकता है और पूर्ण रूप से जल में नहीं घुल भी सकता है। तो जो पूर्ण रूप से घुलता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि यह दो भागों में बंट गया है। तो सभी भस्म जो है क्षार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो प्रकार का है, लेकिन ये क्षार जो है भस्म हो सकता है। सभी क्षार भस्म हो सकता है, क्योंकि उसका ये, जैसे याद रखिए ना, सीधा बात याद रखिएगा आप लोग
कि घर में जो है रूम हो सकता है, और सभी रूम जो है घर में का सभी रूम जो है घर का रूम हो सकता है, ठीक है। और सभी घर का जो है रूम एक प्रकार का नहीं हो सकता है। बात समझ गए। चलिए, विभिन्न प्रकार का होगा, जैसे 3 भाई है, तीनों भाई अपना अपना रूम में अपना अपना तरीका से सजाएगा, ठीक है। बात समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जल में, ये तो हो गया, आप लोग जान गए। उसके बाद है अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ दूसरा यौगिक लवण बनता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब ये देखिए यहाँ पर आइए, अम्ल और भस्म जब जुटेगा तो क्या बना देगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल, ठीक है। अम्ल और भस्म जब भी मिलेगा तो वह लवण और जल का निर्माण करेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए क्लियर है। उसके बाद कहता है पीएच मान के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा पीएच मान के बारे में जान लेते हैं। देखिए पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है। इसका मीडिएटर होता है 7, समझिएगा। मीडिएटर कौन होता है, 7। ये दोनों का मीडिएटर 7 होता है। 7 क्या होता है, तो उदासीन होता है। तो इस तरफ बढ़ेगा, 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा। जबकि इस तरफ भागेगा, ठीक है, इस तरफ भागेगा 7 से नीचे, मतलब 6 दशमलव कुछ हो जाएगा तो वो अम्ल हो जाएगा। बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ये बात आप लोग समझ गए हैं। एक और बात, पीएच मान को हाइड्रोजन के सांद्रता H पर प्लस ऋणात्मक लघुगणक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीएच, ठीक है, पीएच मान लिख दिए, अब बराबर माइनस लॉग, ठीक है, लॉग, अब ब्रैकेट में लिखेंगे OH पर माइनस, समझ गए, लघुगणक के रूप में होता है, ऋणात्मक लघुगणक के रूप में होता है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता मापने वाला एक पैमाना है। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल मतलब पीएच मान का जो है मापक अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। उसके बाद जो है आगे बात समझिएगा कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन अम्लीय होता है। ये बात आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और थोड़ी ही देर में आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव का ला रहा हूँ सेशन, तुरंत धकाधक एकदम मारिएगा। अम्ल के जलीय विलयन और क्षार के क्षारकीय विलयन, ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन जो है विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। सुचालक मतलब धारा प्रवाहित होंगे, लेकिन उदासीन वाला में धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सूचक एक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसका रंग परिवर्तन से पता चलता है जो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीनता करके लवण और जल का निर्माण करता है। ये भी बात मैं बता दिया हूँ, ये दोनों उदासीनता करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। फिर लास्ट नंबर है, सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक खास सीमा में होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव तुरंत धकाधक कर देता हूँ शुरू। तो चलिए 1 नंबर से आ जाइए। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो मैं खींचता हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास यदि कन्फ्यूजन हो जाए तो मेरा बताया हुआ कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। कह रहा है 1 नंबर में क्या, कि ध्यान दीजिए कि एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो नीला करता है तो समझ रहे हैं, नीला करता है, नी आ गया तो नी आ गया तो क्षार हो गया, ठीक है, क्षार हो गया। अगर लाल करता तो अम्ल हो जाता। तो क्षार है यानी कि 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन में 7 से अधिक कौन है, तो यही ना है। अब कह रहा है 2 नंबर में कोई विलयन
अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में आप लोगों ने क्या मारिएगा, जब एक विलयन अंडे के पीसे हुए कवच को, ठीक है, अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है और चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में क्या रखा गया है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रखा गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रखा गया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा गया है। आगे ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl का 8 ml विलयन, ठीक है, से पूर्णतः उदासीनता हो जाता है। यदि हम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले ले तो उदासीनता करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों ऑप्शन देख करके ही आप लोग मार दिया कि जब ये 10 था तो ये 8 था, अब ये 20 कर दिया है तो कितना हो जाएगा? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए मेरे प्यारे लाल। तो 16 हो जाएगा, ठीक है। जब 10 को 20 कर दिया है तो 8 को 16 कर देगा, ठीक है, एकदम करेक्ट हो गया। देखिए आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा क्लियर करके बताऊंगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीबायोटिक क्या है? तो यह जो है एक क्या होता है, एंटीबायोटिक का तो उपयोग होगा नहीं क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया को मारने में होता है, ठीक है। एंटासिड का हो जाएगा उपयोग। एंटासिड मतलब समझिए ना, एसिड को मारेगा कौन? तो एंटासिड। जब भी हम लोगों को जब अपच होने लगता है मतलब खाना नहीं पचता है तो एसिड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग एंटासिड के रूप में भस्म को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वही हो गया एंटासिड, मतलब एसिड का विपरीत को एंटासिड कहते हैं। अब 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। 5 नंबर में क्या है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे? तो अम्ल ज़्यादा हो गया है तो उसको सिरका दीजिएगा कि धोवन सोडा दीजिएगा कि बेकिंग सोडा दीजिएगा कि नींबू का रस दीजिएगा? तो दोस्तों 5 का जो है आप लोगों को हो जाएगा बेकिंग सोडा का विलयन देंगे। नींबू क्या है? सिट्रिक अम्ल है, अम्ले है। सिरका क्या है? तो अम्ले है। धोवन सोडा क्या है? तो ये तो धोने वाला सोडा है तो इसको तो दीजिएगा नहीं। तो बेकिंग सोडा को ही हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, तो भैया खाने ही वाला सोडा ना दीजिएगा, है कि ना? हाँ। अब देखिए 6 नंबर में, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक, तो जल में घुलने वाला क्षारक क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। थोड़ा देर पहले पढ़े थे, जल में घुलनशील क्षारक यानी कि भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। मैं डिटेल्स में बताया था क्षार। देखिए मेरा वीडियो जो भी देख लेंगे उनको कभी भी साइंस में कन्फ्यूजन कहीं से भी नहीं आएगा। मात्र एक ही बात है कि मैं आप लोग को क्लियर करके बताता हूँ, और जो झोल झाल बताते हैं उनका वीडियो ज़्यादा देखता है। क्यों देखता है जानते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट कहते चलिए ऑप्शन ये हो गया, इसका ये हो गया, और मैं जो क्लियर करता हूँ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में है, निम्नलिखित में pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो pH का मान क्षारक कौन है? तो 13 है। 7 से अधिक वाला क्षारक होता है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 14 तक, ठीक है, न तो 0 तक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कह रहा है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 चाहे 7 के बराबर तो हो गया उदासीन, 7 से अधिक हो गया क्षार यानी कि भस्म, तो 7 से कम होता है अम्लीय। मैं क्लियर कर दिया हूँ। 9 नंबर में उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है। ये सब हल्का है तो हल्का को तेजी में खींचेंगे। 10 नंबर में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड को जब जल में हम लोग डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्षार हुआ, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? तो क्षार हुआ तो भैया सीधे बात है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, क्षारीय अभिक्रिया हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। कैसे? तो देखिए NaOH, OH लग गया तो क्षार हो गया, ठीक है। मैं बताया था ना कि क्षार के लिए OH पर माइनस होता है, इस पर प्लस हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो खाने वाला में हम लोग बाई लगा कर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो बाई लगा कर, बाई के मतलब एच रहेगा बीच में, ठीक है। तो एच रहेगा बीच में, तो कैसे इसको पकड़ेंगे? तो दोस्तों 11 का जो है आप लोग को आंसर हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। और वही धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है धोने वाला का नीचे वाला Na2CO3, ठीक है। जबकि खाने वाला सोडा हो गया बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा एक ही होता है, ठीक है। बात समझ गए? चलिए उसके बाद ये हो गया आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे क्या कह रहा है सो हम लोग देख लेते हैं भाई। 12 नंबर में कहा निम्नलिखित में कौन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब भी सोडियम कार्बोनेट रहे तो उसमें जो है जल के अणु की मात्रा हमेशा आप लोगों को मारना होगा 10। तो 10 किस में है जल का अणु? तो इसी में, या 10 यहाँ पर दे दिया है। तो याद रहे निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 × 10H2O। तो पूछेगा कि धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला ये सोडा या धोबन सोडा का सूत्र होता है तो Na2CO3 × 10H2O। इसमें जल का अणु कितना हुआ था? 10। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कौन है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कॉपर सल्फेट होता है, मगर इसमें जल के कितने अणु होते हैं वो कंफर्म करना है। तो कॉपर सल्फेट इसका तो होता ही है CuSO4, कॉपर सल्फेट इसको बोलेंगे। तो दोस्तों 13 का जो है 5 होता है। कितना होता है? 5। यानी कि सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने वाला सोडा में 10 गो जल के अणु और नीला थोथा में 5 गो जल के अणु, याद रखिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र भैया एकदम आसान है, क्योंकि मैं पिछला वीडियो भी मैं बताया था। तो दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ, अगर अच्छा लगता हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा 14 का जो है आंसर आप लोगों को हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। तो पूछा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम कार्बोनेट। आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 15 में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र कौन है? तो सोडियम कार्बोनेट पूछा है, सोडियम बाई कार्बोनेट ना कहा है, तो सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान दीजिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा है। तो दोस्तों 15 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। अब बाई लगा देता तो ये वाला हो जाता बीच में H। मैं बताया था ना कि बीच में H रहे तो बाई मतलब खाना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर का कन्फर्म क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 16 में क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि कहने का अर्थ हुआ इसमें सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज का, यानी कि मिथाइल का CH4 होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? घुलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा होगा? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 16 का जो हो जाएगा पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों? पीला रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अगर मिला दीजिएगा सोडियम कार्बोनेट में तो आप लोगों को पीला रंग प्रदान करेगा। कैसा रंग? पीला रंग। अब 17 में देखिए निम्न में कौन लवण है? तो लवण कौन है? तो ये तो हो गया भस्म, ये हो गया भस्म,
ये हो गया अम्ल, ये हो गया लवण K2SO4। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी। ठीक है, OH भस्म, OH भस्म, HCl हो गया अम्ल। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जिप्सम, धोबन सोडा, काली चूना या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर एक ही होता है। तो चलिए 19 नंबर की ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं। ठीक है, 18 का तो हो गया आप लोगों को। तो 19 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को कि सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है। तो सोडा अम्ल के अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है। तो दोस्तों 19 का जो है आप लोग हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल राज भी इसको कहते हैं। इसका सूत्र है क्या, H2SO4। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, एक मिनट, आ गया, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को बात मेरा समझ में आ गया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, इनैमेल। इनैमेल मतलब दांत का जो ऊपर में होता है, इनैमेल मतलब मस्कूर के सटा हुआ होता है, उसी को हम लोग इनैमेल कहते हैं। जो मस्कूर होता है आप लोगों का देखते होंगे वही होता है, उसी में दांत छुपा होता है। उसके बाद कह रहा है, चलिए 20 का हो गया। 21 का आप लोगों को देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन है, 22 तक है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा घुमा करके पूछता है। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब आगे देखिए, लिटमस विलयन, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है। ठीक है, बैगनी रंजक होता है, निम्न से किससे निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है, तो लीचेन से। क्या चीज़ से, लीचेन से। क्या चीज़ से दोस्तों, लीचेन से। क्या चीज़ से निकाला जाता है, तो लीचेन से। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर इसे शेयर करें, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग फुल वॉच किए हैं तो जरूर इससे आप लोग को 2 या 3 नंबर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।